हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमावत आज आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट दिस सेशन। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य विद्युत आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, उसे हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई विद्युत आवेश है, ठीक है। इसके चारों ओर कोई क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंदर कोई अन्य पार्टिकल आता है या फिर अन्य आवेश आता है, ठीक है। मान लीजिए वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो वह जो पार्टिकल है वो अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जिस क्षेत्र में वह अनुभव करता है वो क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक थे फैराडे। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? फैराडे। इसकी सबसे पहले अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक थे फैराडे। अब परिभाषा लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर, जो विद्युत आवेश है इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, ठीक है। ये इसकी क्या परिभाषा है? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे, हम उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सदिश राशि है, ठीक है। इसकी एक पर्टिकुलर दिशा होती है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है। अब यदि विद्युत क्षेत्र को हम गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से परिभाषित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम डिस्कस करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? यदि किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नोट है, ठीक है। उस पर लगने वाला विद्युत बल F वेक्टर है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो क्या होती है? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, ठीक है। क्यू नोट क्या है? यहाँ पे जो परीक्षण आवेश है उस बिंदु पर उसे हम क्यू नोट से डिनोट करते हैं, और जो क्यू नोट पर लगने वाला बल है उसे हम एफ वेक्टर से
डिनोट करते हैं। तो जो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है, एक सदिश राशि है। और जो अपना विद्युत क्षेत्र है वो भी एक क्या है, सदिश राशि है। अब इसकी विमा की बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं, इसकी इकाई के बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसकी इकाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलाम, या फिर हम इसे सी से डिनोट कर देते हैं, न्यूटन अपॉन कूलाम। फोर्स की क्या हो गई न्यूटन, और जो आवेश है उसका क्या हो गया, कूलाम। इसकी एक और इकाई होती है वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, अब हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, विमा की बात करते हैं। विमा कैसे निकालते हैं, विमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, देखो न्यूटन की क्या होती है, m1 l1 t-2 अपॉन कूलाम की क्या होती है, a1 और t1। ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहां से m1 तो मास की तो m1, लेंथ की भी क्या है L1, और टाइम की कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे T1 पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी T की पावर -3 और 1 की पावर -1। ये अपने पास क्या आ गई, इस विमा, इसकी विमा क्या आ गई, m1 L1 T-3 और A-1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो Q नॉट है उस पर जो लगने वाला बल है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी कण पर लगने वाले विद्युत बल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं यदि ई वेक्टर तीव्रता, ई तीव्रता वाले किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में क्यों परिणाम के आवेश से आवेशित कोई कण रखा है तो उस पर लगने वाला विद्युत बल, किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्यू परिणाम का कोई आवेशित कण है उस पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे जैसे मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है ई, मान लीजिए ये कोई इस दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, तो ये जो धनात्मक आवेश है वो इसी दिशा में, जो विद्युत क्षेत्र है इसी दिशा में बल महसूस करेगा, वो क्या रहेगा, F बराबर Q इंटू ई वेक्टर। ठीक है, जो धनात्मक पार्टिकल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या करेगा, बल महसूस करेगा। अगर ये जो पार्टिकल है ये क्या हो, नेगेटिव हो, ये क्या हो, ऋणात्मक हो, तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल महसूस करेगा। इसमें जो लगने वाला बल है वो क्या रहेगा, इसकी विपरीत दिशा में। जो एफ वेक्टर है वो क्या रहेगा, -Q ई वेक्टर। जो पॉजिटिव है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा, और जो नेगेटिव है वो विपरीत, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल महसूस करेगा।
अब बात करते हैं किसी पॉजिटिव बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई ये पॉजिटिव है, क्यों है, तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या रहेगी, बाहर की ओर, त्रिज्यीय बाहर की ओर। ये क्या है, बिंदु प्लस क्यू के कारण विद्युत किसी धनावेशित पार्टिकल के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या रहेगी, बाहर की ओर। ठीक है, और इसी प्रकार अगर कोई नेगेटिव है, ऋणावेशित आवेश है, ठीक है, तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या रहेगी, आवेश की ओर रहेगी, इस प्रकार। ठीक है, ये क्या रहेगी, बिंदु क्यों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है, मान लीजिए यहां पे कोई आवेश है, कोई पी बिंदु है, ठीक है, उस पर जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, ई वेक्टर E1। ठीक है, वो उस ये क्या है, Q1। ठीक है, जो ये बिंदु है उस पर क्या लग रहा है, E1 कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और मान लीजिए इसी प्रकार कोई दूसरे आवेश पर क्या है, विद्युत क्षेत्र इस ओर है, और मान लीजिए कोई तीसरा और है Q3, उस पर विद्युत क्षेत्र क्या है, E3। ऐसे मान लीजिए n टर्म तक, n आवेशों तक विद्युत क्षेत्र है En। जो इस पर जो बिंदु P है उस पर जो नेट आवेश है वो विद्युत क्षेत्र वो क्या रहेगा, नेट विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, उसकी बात करते हैं। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, जो बिंदु P है उस पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र वो क्या रहेगा, ई नेट। ठीक है, ये क्या रहेगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट 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 En वेक्टर। ठीक है, ये इस प्रकार इसका कुल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं अगर दो विद्युत क्षेत्र दे रखे हो तब हमें ई नेट की वैल्यू पूछे तो किस प्रकार निकालते हैं। उसके लिए जैसे मान लीजिए यहां पे कोई दो विद्युत क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई विद्युत क्षेत्र है दो, एक को मान लेते हैं ई वेक्टर और एक को मान लेते हैं E2 वेक्टर। ठीक है, और इसके अंदर कोई थीटा है और यहां पे क्या है, ई नेट। ठीक है, अब अपने को ये ज्ञात करना है, तब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ई नेट बराबर अंडर रूट जो E1 है उसका स्क्वायर कोस थीटा। जो थीटा है वो दोनों विद्युत क्षेत्रों के बीच का कोण है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है, यानी जो E1 और E2 वो क्या हो, एक ही दिशा में हो। ठीक है, एक ही दिशा के क्या रहो, दोनों अनुदिश रहे, तो थीटा बराबर क्या रहेगा, 0 डिग्री। अब अगर हम इसमें 0 फुट करेंगे कोस 0, तो ये क्या रहेगा, ई नेट बराबर, इसके अंदर थीटा बराबर 0 फुट करेंगे तब क्या आएगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 0। ठीक है, अब कोस 0 क्या रहेगा, 1, तो इसके लिए क्या रहेगा,
ई नेट बराबर जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, cos 0 बराबर क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया 1। अब ये क्या रहेगा E1 प्लस E2 का क्या रहेगा होल स्क्वायर, E1 प्लस E2 का क्या रहेगा होल स्क्वायर। अगर हम रूट हटाएंगे तो जो होल स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये E नेट बराबर क्या आ गया अपने पास E1 प्लस E2, ठीक है। अगर इनके मध्य जो कोण है, जो इसके और इसके मध्य जो कोण है वो क्या रहे 0 डिग्री, तब इसका ई नेट क्या रहेगा E1 प्लस E2। अब बात करते हैं केस सेकंड के बारे में। केस सेकंड, अगर थीटा बराबर क्या रहे 90 डिग्री, इन दोनों के मध्य जो कोण है वो क्या रहे 90 डिग्री, तब क्या रहेगा, अगर थीटा के अंदर 90 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, अगली पूरी टर्म ये क्या हो जाएगी 0। तो अपने पास ई नेट क्या आएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया ई नेट। अब बात करते हैं केस थर्ड के बारे में। केस थर्ड के अंदर क्या रहेंगे, अगर ये दोनों क्या रहेंगे 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर रहे, अगर थीटा बराबर क्या रहेगा 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों क्या रहे विपरीत, तब क्या रहेगा ई नेट बराबर थीटा अगर हम 180 डिग्री रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, माइनस का 1, तो ये यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा E1 वेक्टर माइनस E2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये इसका क्या रहेगा E1 माइनस E2, ठीक है। अब जो इसका जो परिणाम है वो क्या रहेगा पॉजिटिव, तो हमने क्या लगा दिया मापांक। तो ये था थीटा बराबर 180 डिग्री पर ई नेट क्या आएगा E1 माइनस ई वेक्टर, ठीक है। अब तब तक के लिए यहां तक बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और तब तक के लिए जय हिंद।